तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अक्षय कुमार और अरशद वारसी की लेटेस्ट मूवी जॉली LLB 3 को। इस मूवी को लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो आज हम इसी मूवी की कहानी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2011 का राजस्थान के एक प्रसोल विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक किसान जिसका नाम राजा राम सोलंकी होता है, आज वो अपनी जमीन के केस के लिए कोर्ट में जाता है। दरअसल राजा राम के ऊपर जमीन का ब्याज जमींदार को ना देने का केस चल रहा है और इसी वजह से जमींदार ने राजा राम सोलंकी की जमीन को खरीद लिया है। लेकिन वो कहता है कि जमींदार ने राजा राम से बेईमानी करके डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिया था और वो सारे कागज नकली हैं। लेकिन कोर्ट राजा राम सोलंकी की बात को नहीं मानता और वो जमींदार को सही ठहराता है और इसीलिए केस को हारने के बाद राजा राम सोलंकी अपने घर आता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखता है और वो अपने बेटे की तस्वीर को हाथ में लेकर रोने लगता है, जो कि एक जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने केस की हार को अपने जहन में लेकर अंधेरे में ही बाहर की तरफ निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो एक नदी में सुसाइड कर लेता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हमें दिल्ली शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कोर्ट में केस चल रहा होता है और उस केस का लॉयर जगदीश्वर मिश्रा होता है, यानी कि जॉली नंबर 2। और वो अपने केस को जीतने के बाद अपने क्लाइंट से 5000 रुपए ले लेता है। लेकिन तभी एंट्री होती है जगदीश त्यागी की, यानी कि जॉली नंबर 1 की, और हमें पता चलता है कि जिस क्लाइंट का केस जॉली नंबर 2 ने लड़ा है, दरअसल वो क्लाइंट जॉली 1 का था। और हम देखते हैं कि इसी तरह जॉली 2 हमेशा जॉली 1 का क्लाइंट चुरा लेता है और इसीलिए इन दोनों के बीच में हमेशा अनबन रहती है। ये पता चलने के बाद कि जॉली 2 ने इसकी क्लाइंट को चुरा कर उनसे पैसे भी ले लिए हैं, जॉली नंबर 1 अपने एसोसिएशन के पास जाकर जॉली 2 की शिकायत करता है और उससे आधे पैसे ले लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जॉली 1 की बीवी संध्या को देखते हैं, जो कि एक NGO में काम करती है। वो त्यागी से बोलती है, हमारे NGO की प्रधान तुमसे बात करना चाहती है। इसीलिए त्यागी उनके पास जाता है। इनका नाम लक्ष्मी यादव होता है। ये त्यागी से कहती है, मैं तुम्हें एक केस देना चाहती हूँ। दरअसल हमारे 40 किसान की जमीन को हड़पा जा चुका है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए क्या तुम इस केस को लड़ना चाहोगे? त्यागी मना ना करते हुए कहता है, उन 40 लोगों को कल मेरे ऑफिस में भेज देना और उनसे कह देना कि हमें जॉली से मिलना है। मैं इन किसानों के लिए पेटिशन को फाइल कर दूंगा। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये 40 किसान वहां पर आते हैं तो मिश्रा जी वापस से त्यागी के क्लाइंट्स को चुराने का प्लान बनाते हैं और वो सभी किसानों से कहते हैं, हाँ मैं ही जॉली हूँ, और वो उन 40 किसानों को अपने साथ ले जाकर उनके पेटिशन को फाइल करवाता है। ये सब करने के बाद जॉली उनसे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो किसान कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर मिश्रा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि आज के बाद मैं कभी भी त्यागी के क्लाइंट्स को नहीं चुराऊंगा। दरअसल त्यागी ने मिश्रा को सबक सिखाने के लिए उन सभी किसानों को कहा था कि जॉली फ्री में ये काम करेगा और त्यागी को ये कंफर्म था कि मिश्रा इन क्लाइंट्स को चुराने की भी कोशिश करेगा, और होता बिल्कुल ऐसा ही है। मिश्रा अपने पैसों से सभी किसानों के पेटिशन को फाइल करता है, जिसमें कि उसके भी पैसे लगते हैं, लेकिन किसानों के पास तो पैसे होते ही नहीं है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि त्यागी की वाइफ संध्या त्यागी को बताती है कि एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम जानकी है, तुम उनका केस सुनकर उसे फाइल कर देना। लेकिन त्यागी कहता है, अगर मैं इसी तरह किसानों के केस लेते रहा तो हमारी कमाई नहीं होगी और हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई खर्चे के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? और इसीलिए त्यागी जानकी जी को मना करके उन्हें मिश्रा जी के पास भेज देता है। मिश्रा उनसे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिन्हें आप सोच रही हैं, पहले से ही मेरे पास 40 किसान के केस हैं, इसीलिए आप त्यागी के पास जाइए। और मिश्रा सीधे जानकी को त्यागी के घर भेज देता है। घर में त्यागी की वाइफ भी होती है और जब उसे पता चलता है कि त्यागी ने जानकी को मिश्रा के पास भेज दिया था, वो उससे बहुत ही नाराज होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें एक बार जानकी जी की स्टोरी पता चल गई तो तुम उन्हें कभी भी वापस नहीं भेजोगे। फिर जानकी जी उन्हें अपने बारे में कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने इन सब के खिलाफ लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। दरअसल राजा राम सोलंकी इंपीरियल ग्रुप के खिलाफ लड़ना चाहते थे, क्योंकि इस ग्रुप ने कई सारे किसानों की जमीन को अवैध तरीके से हड़प लिया है और उन्हें सही मुआवजे भी नहीं मिले हैं। किसी को जान से मारकर, किसी को धमकाकर और किसी को लालच देकर उन्होंने सारी जमीन को हड़प लिया है। ये सब सुनने के बाद त्यागी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इनके केस को लेने के लिए हाँ कह देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि त्यागी एक जज से मिलने जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुंदरलाल त्रिपाठी होते हैं, जिनका रोल सौरभ शुक्ला निभा रहे हैं। जज त्यागी से कहते हैं, तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? त्यागी उन्हें बताता है कि मुझे एक केस के लिए आपसे मिलना था और मैंने उस केस का पिटीशन भी डाल दिया है। अब इसके बाद हियरिंग का दिन आता है और आज कोर्ट में उसी केस की सुनवाई होने वाली है, यानी कि जानकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप। दरअसल इंपीरियल ग्रुप गाँव को बदलकर एक डेवलप सिटी बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने किसानों की जमीन को अवैध तरीके से हड़प लिया है। अब इसके बाद जज शुरू करने को कहते हैं, जहाँ पर त्यागी कहता है इंपीरियल ग्रुप वालों ने किसानों की जमीन को अवैध तरीके से हड़प लिया है, और वो पूछता है कि डिफेंस का लॉयर कौन है, और तभी हमें पता चलता है कि डिफेंस का लॉयर कोई और नहीं बल्कि मिश्रा जी यानी कि जॉली नंबर 2 होते हैं। वो यहाँ पर आकर
जाकर सीधे इस बात को झूठ कहते हैं और वो कहते हैं कि जज, कई सारे लोगों ने अपनी जमीन देने के लिए खुद से साइन किया था और बस यही जानकी जी हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आप ही सोचिए कि कोई एक ही क्यों ऐसा करेगा। जरूर इन्होंने कंपनी के सामने कुछ ज्यादा ही पैसे मांगे होंगे, लेकिन उन्होंने इन्हें मना कर दिया होगा। त्यागी कहता है, जज मुझे लगता है कि मिश्रा भी बिका हुआ है, क्योंकि इंपीरियल ग्रुप वालों ने डीएम से लेके बड़े बड़े पदाधिकारी को खरीद लिया है। ये सुनकर जज कहते हैं, त्यागी जी आप इज्जत से बात करिए, आप ऐसे ही किसी की इज्जत नहीं उतार सकते। और जज भी मिश्रा की साइड बोलते हुए कहते हैं, अगर बाकी के 4000 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो इन जानकी जी को क्यों दिक्कत हो रही है, और इन्होंने एनजीओ से ही मदद क्यों ली, इन्होंने खुद कोई केस क्यों नहीं किया। और मिश्रा की तारीफ करते हुए कहते हैं, आपने तो इस केस को सीधा एक तरफा कर दिया है। और वो अगली हियरिंग डेट दे देते हैं। अब इसके बाद हमें हरि भाई खेतन को दिखाया जाता है, जो कि एम्पेरियर ग्रुप के लीडर हैं। ये एक मीटिंग में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि आजकल की यूथ बस एक्टर्स के ही फैन बनते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि देश को चलाने में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन का हाथ होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें बाकी के लोगों से ज्यादा बिजनेसमैन का फैन बनना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे फैन बनो, लेकिन बिजनेसमैन के फैन बनो, क्योंकि किसी के भी देश की इकोनॉमी और भी कई सारे काम में बिजनेसमैन का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बिजनेसमैन जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं वो उतना ही टैक्स भरते हैं, और उन्हीं टैक्स के पैसों की वजह से कंट्री में बहुत सारे फैसिलिटीज बनते हैं। इसीलिए अगर किसी का फैन ही बनना है तो बिजनेसमैन का बने। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद खेतन भाई अपने एक एम्प्लॉय से मिलता है और वो एम्प्लॉय इन्हें बताता है कि मिश्रा ने उस केस को संभाल लिया है और हमें अगली डेट मिली है, तब तक हमारे दूसरे वकील आ जाएंगे और आगे केस को हैंडल करेंगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस एम्प्लॉय ने मिश्रा को एक पार्टी में बुलाया होता है, जहाँ पर मिश्रा उससे कहता है, आज शाम तक की बात हुई थी और अभी तक आपने मुझे केस के पैसे नहीं दिए हैं, जो कि 25,000 हुए। अगर आप मुझे जल्दी से पैसे दे देंगे तो मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है। तभी वहाँ पर खेतन भाई आ जाते हैं और वो मिश्रा को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने हमारे केस को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है, तो बताओ तुम्हारी फीस कितनी हुई। मिश्रा जी चुपके से कहता है 50,000। इसके बाद खेतन भाई अपने एक एम्प्लॉय को बुलाकर उसे मिश्रा की फीस देने को कहते हैं और खेतन भाई मिश्रा से कहते हैं, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे और इसके लिए मैं तुम्हें डेली के 50,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर मिश्रा खुशी के मारे हाँ कह देता है। अब इसके बाद वो अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने जानकी जी बैठी होती है। मिश्रा की पत्नी उससे कहती है, ये अम्मा काफी देर से हमारे घर के सामने ही बैठी है। मिश्रा ये सब देखकर कहता है, अम्मा आप गाँव चले जाओ, आप इन बड़ी कंपनियों से जीत नहीं पाओगे, मैं आपके टिकट के पैसे करवा देता हूँ, आप गाँव चले जाओ। लेकिन जानकी जी कहती है, अगर मैं जाऊँ भी तो किसके पास जाऊँ, मेरा परिवार तो मारा जा चुका है। और वो ये सब कैसे हुआ ये सब बताने लगती है। वो बताती है कि मेरे पति के मरने के बाद खेतन मेरे पास आया था, वो भी 10 लाख का चेक लेकर। मैंने उस चेक को फाड़कर उसी के पास फेंक दिया और कहा कि अगर कुछ देना ही है तो मेरी जमीन को वापस करो। लेकिन खेतन भाई इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं और वो ये अफवाह पे उड़ा देते हैं कि राजा राम सोलंकी ने जो जान दी है वो अपने जमीन के लिए नहीं दी है। दरअसल उसका उसकी बहू के साथ ही कोई गलत संबंध था और एक दिन रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। और जब ये खबर टीवी पर दिखाई जाती है तो ये खबर देखकर जानकी की बहू भी फांसी लगा लेती है और अपनी जान दे देती है। जॉली ये सब सुनने के बाद सीधा खेतन के ऑफिस जाता है। वो उसके एम्प्लॉय को मारने ही वाला था, तभी खेतन वहाँ पर आकर जॉली को पकड़कर उसके चैम्बर के पास लाता है और उसे कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना सैलरी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबके सामने अपना मुंह बंद रखना होगा। लेकिन जॉली कहता है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% चाहिए, तो बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। 38,000 करोड़। तो क्या तुम मुझे 19,000 करोड़ दोगे? अगर तूने मुझे उतना दे दिया तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसीलिए अब खेतन भाई ने इस केस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सबसे बड़े वकील विक्रम को यहाँ पर बुला लिया है। और दूसरी तरफ जानकी जी कहती हैं, अगर हमें इन कंपनी के खिलाफ लड़ना है तो हम दोनों जॉली को साथ रहना होगा। लेकिन त्यागी को मिश्रा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मिश्रा ने त्यागी को कई बार धोखा दिया है और कई बार मेरे क्लाइंट्स भी चुराए हैं। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विलेज को डेवलप सिटी बनाने का फेज 1 शुरू हो चुका है और यहाँ पर एक रेस ट्रैक भी बना दिया गया है और रेस भी शुरू हो चुकी है। और हम देखते हैं कि सभी सही चल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग ऊंट को लेकर रेस ट्रैक में आ जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि त्यागी और मिश्रा ही होते हैं। मीडिया इन सब की फोटोज लेती है और न्यूज में भेज देती है, जहाँ पर खेतन की बहुत ही बदनामी होती है और खेतन भाई के हर काम में इन दोनों जॉली मिश्रा ने अपना टांग अड़ा दिया होता है। और दूसरी तरफ खेतन का सबसे बड़ा वकील विक्रम खेतन से कहता है, आप इस केस की चिंता मत कीजिए, मैं कोर्ट में कह दूंगा कि आपके मुंह से गलती से कुछ गलत शब्द निकल गए थे, बस आपको एक बार सॉरी कहना होगा। लेकिन खेतन गुस्से में कहता है कि अगर मुझे सॉरी ही कहना होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता। और वो उससे कहता है,
तुम बस कोर्ट केस संभालो, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। और इधर हम देखते हैं कि अभी भी दोनों जॉली में अनबन ही चलती रहती है। दोनों एक दूसरे झगड़ते रहते हैं कि इस केस को मैं लड़ूंगा, लेकिन आखिर में त्यागी ही इस केस को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हियरिंग के दिन विक्रम त्यागी को धूल चटा देता है और उसकी सारी बातों को झूठा ठहरा देता है। और वो कहता है जानकी का तो सही है, लेकिन बाकी के जो 40 लोग हैं उनकी जमीन 1 साल पहले ही ले ली गई थी, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले तो कुछ नहीं कहा, तो अब क्यों? और ये केस एकदम एक तरफा हो जाता है और लगता है कि विक्रम ये केस जीत जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जज सुनवाई अभी नहीं करते हैं और वो इन दोनों जॉली को एक मौका देते हैं, क्योंकि इन्हें पता था ये दोनों जरूर कुछ न कुछ करेंगे, और वो उन्हें एक दूसरी डेट दे देते हैं। और इसी टाइम हम अंदर देखते हैं कि त्यागी की हार पर मिश्रा हंसने लगता है, और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन इन दोनों की वाइफ इन दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों को एक साथ होकर इस केस को लड़ना चाहिए, इसलिए फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खेतन भाई के लोगों की नजर इन पर पहले से ही थी, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में बीकानेर का वो गांव चाहिए था, इसीलिए वो ग्राम पंचायत से मिलकर गांव के सारे लोगों को 24 घंटे के अंदर अपना सारा सामान लेकर यहाँ से खाली करने को कहते हैं। दोनों जॉली वहीं पर होते हैं और वो कहते हैं कि ये सब आपको गांव से निकालकर आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो हम कोर्ट में भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो सारे लोगों से कहते हैं अगर उन सब के पास हथियार है तो आपके जेब में भी आपका फोन है, आप अपने फोन का कैमरा उनकी तरफ निशाना बनाकर करिए। लेकिन हम सब देखते हैं कि ये सब प्री प्लान होता है और ये सब खेतन का ही प्लान होता है। उसका प्लान ये होता है कि एक बंदे से डीएम पर गोली चलवाना होता है, जिसके बाद सारे पुलिस वाले गाँव के लोगों पर हमला कर सके और वो ऐसा कह सके कि उन्होंने ऐसा डिफेंस में किया है। और होता बिल्कुल ऐसा ही है, एक बंदा दूर से डीएम पर गोली चला देता है और फिर इसके बाद सारे पुलिस वाले गांव के लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। मिश्रा शूटर के पीछे भागता है, लेकिन वो लोग शूटर को भी जान से मार देते हैं। और जब मिश्रा वापस से गांव आता है तो वो देखता है कि कई सारे लोग मरे पड़े हैं और कई सारे लोग जख्मी हैं। और हम देखते हैं कि त्यागी भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करता है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे हियरिंग का दिन देखते हैं, जहाँ विक्रम जज से कहता है आज आपको इस केस को कंक्लूड करना होगा, क्योंकि डीएम पर भी गोली चली है और किसान ने क्या क्या किया है आप नहीं जानते। और वहीं हम जज को देखते हैं कि आज उन्होंने पूरे रूम में कैमरा भी लगवाए हैं, क्योंकि वो आज पूरे देश में लाइव आने वाले हैं, क्योंकि ये केस बहुत ही बड़ा बन चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम जज से कहता है मैं अपने साथी के एक एक्सपर्ट को लेकर आया हूँ, जो कि आपको बताएंगे हम जो कर रहे हैं वो है सही है या गलत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक्सपर्ट कहता है कि वैसे भी गाँव के लोगों की जमीन बंजर होती जा रही है, और अगर वो इस जमीन का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें भूखमरी का सामना करना होगा। और अगर इंडस्ट्री वाले यहाँ पर अपनी कंपनी बनाएंगे तो यही किसान इसमें नौकरी करके अपनी रोजी रोटी पाल लेंगे, और यही सही रहेगा गांव के विकास के लिए भी और बीकानेर के लिए भी। इसलिए मुझे जो लगता है कि इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए। लेकिन तभी मिश्रा साहब कहते हैं एक मिनट एक्सपर्ट साहब, आपने आज तक उन्हीं जगहों को चेक किया है जहां पर जमीन को खाली करवाए गए हैं, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। आपने हमेशा कोई ना कोई बहाना कहकर कहा है या तो ये एनवायरनमेंट के लिए सही होगा या फिर गांव के लोगों के लिए। और इसी तरह आपने जहां जहां इंपीरियल ग्रुप ने जमीन लिए हैं आपने हमेशा उसी जगह चेक किया है, और इससे ये साबित होता है कि आप इंपीरियल ग्रुप के दलाल हैं। लेकिन विक्रम तभी कहता है आपके पास क्या प्रूफ है कि ये हमसे मिले हुए हैं? और हमारे देश के पीछे होने की बस यही वजह है, क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है तो किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना ही होता है, ये आपको समझना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मिश्रा को एक कॉल आता है और वो जज से कहता है आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मेरे पास एक और गवाह है, बस 10 मिनट दीजिए, तब तक मैं बाथरूम से आ जाता हूँ। अब इसके बाद 10 मिनट होने के बाद हम देखते हैं कि दरअसल मिश्रा जी जिस गवाह की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जिन्हें गोली लगी थी डीएम जी होते हैं, और उन्हें त्यागी यहाँ पर लेकर आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद डीएम बता देते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं, और वो ये भी बताते हैं कि इन्हीं लोगों ने मुझ पर फायर करवाया है और मैं भी इनसे कभी रिश्वत लिया करता था। लेकिन तभी त्यागी कहता है जज आप इन सबको भूल जाइए, और मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैंने भी विक्रम जी की कही बात को लाइव देखा था। और वो कहता है कि विक्रम जी ने बिल्कुल सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि अगर देश के लिए कुछ बड़ा हो रहा होता है तो किसी न किसी को बलिदान देना ही होता है। और वो कहता है सर दिल्ली में लैंड एक्वायर की बात चल रही है और सरकार वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहती है जहाँ पर हमारे देश के लिए रिसर्च होगा। लेकिन जज साहब उस ऑफिस को बनाने के लिए बीच में एक घर आ रहा है और वो फोटो दिखाकर कहता है सर यही है वो घर। और फोटो में जो घर होता है वो बल्कि किसी और का नहीं खेतन का होता है। और वो कहता है कि इसीलिए काम रुका हुआ है, अगर खेतन भाई देश की भलाई चाहते हैं तो वो खुशी खुशी अपने घर को उन्हें दे देंगे। ये देखकर खेतन गुस्से में उस फोटो को फाड़ देता है और वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं अपना घर क्यों दूं। फिर त्यागी कहता है कि सर वहाँ पर एक फार्म हाउस भी आता है, और वो फोटो दिखाते हुए कहता है ये किसी और का फार्म हाउस नहीं बल्कि विक्रम का है। तो मेरे ख्याल से विक्रम जी भी देश की भलाई के लिए
लिए अपना एक फार्म हाउस तो दे ही सकते हैं। लेकिन विक्रम भी मना कर देता है और त्यागी फिर से कहता है सर लास्ट में एक और घर है, और वो जिस फोटो को दिखाता है वो किसी और का नहीं बल्कि जज साहब का घर होता है। त्यागी कहता है जज आप तो हमारे देश के लिए जरूर अपने घर को त्याग देंगे है ना, लेकिन जज भी कहते हैं मैं अपने घर को क्यों किसी को दूंगा, ये मेरे घर है, मेरी मर्जी। ये सुनकर त्यागी भी वही कहता है। वो कहता है खेतन भाई कहता है कि मैं अपने घर को नहीं दूंगा, विक्रम भी कहता है कि मैं अपना फार्म हाउस नहीं दूंगा, और जज साहब आप भी कहते हैं कि मैं अपना घर नहीं दूंगा। तो क्या आप तीनों की मर्जी मर्जी है और जो हमारे देश के किसान हैं उनकी मर्जी मर्जी नहीं, क्योंकि वो आपकी तरह पावरफुल नहीं होते, आप लोगों की तरह इतने अमीर नहीं है कि वो आप जैसी कंपनियों से लड़ सके। त्यागी कहता है रूल सबके लिए समान होना चाहिए, किसी अमीर और गरीब के लिए रूल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जानकी फूट फूट कर रोने लगती है और कोर्ट भी अपना वर्डिक्ट सुना देता है। और हम देखते हैं कि खेतन भाई का सपना बीकानेर टू बॉस्टन सपना का सपना ही रह जाता है और जॉली इस केस को जीत जाते हैं। और फिर सारे किसान को उनकी जमीन के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाता है, और साथ में राजा राम सोलंकी पर जो आरोप लगे थे उन्हें भी गलत ठहराया जाता है, और जिन्होंने ऐसा कहा था उन पर कार्रवाई भी होती है। और गाइस इसी के साथ जॉली LLB 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।